जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास से आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाजिर हूं। पहले तो आप दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है बड़ा तगड़ा जंग यहाँ पर बच चुका है। पीडीएम का जलसा होने जा रहा है इतवार के दिन। उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां की हुई, हुकूमत को उन्होंने थ्रेट किया हुआ है कि जनाब हर कीमत पे हम करेंगे, और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम अपने डंडा बरदार जो हैं उनके साथ हम आके पूरी कुव्वत के साथ उसका मुजाहरा करेंगे। हुकूमत ने पहले तो कोई आप कह सकते कोशिश की थोड़ी सी उनको रेजिस्ट करने दी, लेकिन अब हुकूमत ने भी उनका जो गुस्सा था वो जाके आज लाहौर के भट्ट हैं, भट्टों पर जाकर निकला। पहले उसमें गुल्लू भट्ट का नाम आपको याद होगा, फिर ये पोमी भट्ट है, और उसके बाद हमने देखा डीजे भट्ट है, फिर भट्ट कढ़ाई है। वो खैर एक अपनी जगह मजाक बन गया कि जनाब जो आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको तो आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन आपने छोटे मोटे जो लोग हैं बेचारे जो अपनी आगे रोजी रोटी कमाने की कोशिश करें उन पर जोर चढ़ा है, तो आपने जाके उन पर पर्चे भी किए, मुकदमे भी किए वो अपनी जगह पे। लेकिन मेरा ख्याल हुकूमत इस ताने को बड़ा सीरियस लेगी, और आज उन्होंने जो एक नया लॉ लेके सामने आए हैं, उन्होंने बाकायदा एक एमरजेंसी में समरी उन्होंने अप्रूव करवाई। शेख साहब के आके उसके वजीर दाखिला बनने के साथ ही स्टेप्स आना शुरू हो गए, तो वो एक बड़ा अहम मेरा ख्याल है यहाँ पे फैसला हुआ है कि एक नया लॉ लेके आ रहे हैं, या आप उसको कहना सूबाई हुकूमतों को वजारत दाखिला वगैरह को ये इजाज़त दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान के कौमी रियासती इदारे या इदारों के सरबराहान वगैरह या दीगर के खिलाफ कोई ऐसी गुफ्तगू की जाती है जो बगावत के उसमें ज़ुमरे में आए हैं या आती है, तो वो बगावत के पर्चे उन पर दर्ज होंगे। सो एक बड़ा लाउड मैसेज है, इस पर भी बात करते हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने भेजा अपोजिशन को। अब हम भट्ट कढ़ाई पे या उस पर डीजे भट्ट पे या पोमी भट्ट पे या गुल्लू भट्ट पे पर्चे नहीं देंगे, अब हम बड़े बड़े बगावत के पर्चे देंगे। इससे कौन इससे अफेक्ट हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर जोशीले हुए हैं इमरान खान साहब, उनका बड़ा एक कहते हैं बड़ा पुराना और बड़ा ज़ाती मसला चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर बड़े शदीद स्ट्रॉन्ग अटैक्स उस पर करते हैं। अब उनकी आज उन्होंने जदादों की जो आप कह सकते तफसीलात जो हैं वो सामने लेके आए हैं, और उस पर उन्होंने एक तरह का उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, ये कह कर के जनाब ये देखें मौलाना साहब जो हैं जो मुल्क में यहाँ जमहूरियत के हवाले से बड़ी बातें करते हैं या इत्तेसाब की बात करते हैं या वटेवर इमरान खान साहब के जो उनके क्रिटिक्स हैं, तो उनकी भी इतनी बड़ी बड़ी जदाद हैं, उनका हिसाब किताब क्या होगा। ये भी एक दिन पहले उन्होंने यहाँ पे उनके वजीर जो अली गंडापुर साहब जो हैं तो वो सामने तफसीलात लेके आए हैं। तो इस पर भी बात करते हैं क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इस पे जलसे पे या लोगों पे अगर उनके सामने जदादों की तफसीलात आ जाएं। और तीसरा मैं टच करना चाहूँगा कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो शेख रशीद को इस्तेमाल करने के हवाले से नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा समझदार निकले हैं, तो ये हैं। और इसमें मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि जो मेरी राय है अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि ये जो इन्होंने आज एक एमरजेंसी में एक तरह का लॉ अप्रूव करवाया, या पावर्स जो हैं, पावर्स कह लॉ की बजाय पावर्स जो हैं कि आप उसके बाद जो भी अटैक ये करेगा इन पर इदारों पर, रियासती इदारों पर, उनके लिए बगावत के पर्चे होंगे, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। ये बेसिकली आपको पता है, और अगेन ये समझा जाएगा जो फौज में बगावत की कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने ये बाकायदा एक जलसे में कहा था, जैसे सवात का जलसा था या गिलगत का था, मुझे अब ये पूरी तरह याद नहीं, पर इनमें से कोई एक जलसा था जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर यह तनकीद की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इस वक्त फौज के अंदर बगावत करवाना चाहते हैं कि वो आर्मी में वो ये दो जो टॉप के जनरल जो हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के जनरल बाजवा साहब जो हैं या DGISC जनरल फायज जो हैं, तो उनका नाम ले के उनको टारगेट जो किया जा रहा है, तो ये फौज में एक तरह का बगावत के मुतरादिफ है। ये उनका बयान या रिकॉर्ड पे आपने सुना होगा। तो उससे ये लगता है कि वहाँ पे जलसों में फिर तकरीरें की गई, आपको पता है गुजरांवाला के जलसे में भी है, क्वेटा के जलसे में भी है, इस तरह की तकरीरें करके बाद में भी उन्होंने नाम लेके सिंगल आउट किया। खैर वो मरियम नवाज साहबा जो है नाम नहीं ले रही थी, ना बिलावल भुट्टो साहब ले रहे थे, वो आके रियासती इदारे, वो सेलेक्टर्स, वो लोग, दो लोग, तो इस तरह इशारे कराई में बात कर रहे थे। अब देखना ये है क्या वो दोबारा तकरीर में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या ये जो नए इन्होंने पावर्स इन्होंने दी हैं बगावत की कि आप अगर यहाँ पर रियासती इदारों के खिलाफ कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या इसको बगावत के ज़ुमरे में लिया जाएगा। और सबसे बड़ा ये देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर उनका अपना घर है, उनका भाई उनकी पावर बेस भी है, तो क्या वहाँ पे लाहौर के उसमें जलसे में नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे या अवॉइड करेंगे, क्योंकि हुकूमत बड़े आप कह सकते पूरी तरह तैयार है। अब की दफ़ा उनकी तरफ से लग रहा है कि कोई रियायत जो है ना नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन अपोजिशन भी समझ रही है कि लाहौर में हमने अगर अपना आगे जलसा बड़ा कर लिया, हमने मीरान पाकिस्तान को अगर भर लिया, जहाँ पे पहले कुछ दिन तक खबरें आ रही थी शायद पानी छोड़ दिया गया, तो ये इमरान खान साहब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टेस्ट शुरू होगा। सो दोनों साइड से एक बिल्कुल उसकी कन्फंट्रेशन की या आगे सिचुएशन बन रही है। अगर नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं करते वहाँ पे, तो मेरा ख्याल एक बड़ा सेट बैक होगा, समझा जाएगा
कि वो भी थोड़े से उस बैक फुट पे चले गए, और अगर तकरीर करते हैं और फिर उसमें एस्टेब्लिशमेंट को हिट नहीं करते तो फिर यही समझा जाएगा कि शायद के अंदर खाते फिर कोई बातचीत हो रही है नेशनल, ये ग्रैंड उसकी डलाब की जो बातें पिछले कुछ दिनों से पीएम नवाज के लोग बड़े तसलसल से कहना शुरू हो गए हैं, तो शायद वो बातें ठीक हैं, तो उसको आके रिकन्सिलिएशन की तरफ पहला स्टेप समझा जाएगा। सो सबसे बड़ा जो ट्रायल है वो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब के, तकरीर करेंगे नहीं करेंगे सबसे बड़ा ये होगा, तकरीर करेंगे तो तकरीर में वो क्या गुफ्तगू करेंगे, वही गोजना वाला या उनका क्वेटा वाला स्टाइल होगा, या कोई नई टोन इसको बदलेंगे। सो मेरा ये ख्याल है सबकी आंखें जो है ना वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे होनी चाहिए, उससे कोई थोड़े से कुछ सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं कि उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत अगर चल रही है वो कितनी चल रही है जो और कहाँ तक चल रही है। फिर उसके बाद वो मरियम नवाज साहबा जो हैं वो फिर उनको सिंगल आउट करते हैं कि दो लोग जो वैसे कहते हैं पूरी आर्मी नहीं, दो लोग जो हैं, जब बिलावल को हमने देखना होगा वो ओवरऑल इमरान खान साहब पे तनकीद करते, फिर मौलाना साहब के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनको एक दिन पहले जो है उनके जदादों की तफसीलात सामने लाई गई हैं, तो यकीनन वो भरे बैठे होंगे। कल या इतवार का दिन जो होगा उनका जलसे में होगा, उनकी तकरीर भी बड़ी सुनने वाले। मैं ज़ाती तौर पर दो तकरीरों में बड़ा इंटरेस्टेड हूँगा, एक उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि वो क्या गुफ्तगू करते हैं नेशनल डलाग की जो सारी मैंने कहा कहानी बनी है, दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब जो उनकी जदादों की तफसीलात जो सामने आई हैं उस पर वो क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है कि उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, नैब उनका कुछ नहीं कर सकता, उनको सजाएं नहीं ये दी जा सकती। तो अल्टीमेट ये था उन्होंने जनाब पूरा मलबा उठा के अवाम को बताया कि ये देखें जी मौलाना साहब जो हैं ये उनका कोई ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, इतनी बड़ी जदादें हैं। उन्होंने वहाँ पे डेरा इस्माइल खान की जदादें निकालें, कोई दुबई की बताई, कोई यहाँ पे 3-4 बिलियन रुपीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि इसका चक शजाब जो है वहाँ पे उन्होंने कोई अपने फ्रंट मैन के जरिए लिए हैं, कोई इस्लामाबाद में कोठी, ये कहानी सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके नॉलेज में है। और ये भी मैं आपको बता दूँ ये क्रेडिट जो स्टोरी का है ब्रेक करने का ये आमिर मतीन साहब का है। और आपको याद होगा कि अगेन पहला ही शो था जो पब्लिक टीवी पे हमने किया था, मैं और आमिर मतीन साहब ने शुरू किया था, तो 1 सितंबर की जो पहली स्टोरी ब्रेक की थी आमिर मतीन साहब ने स्टोरी ब्रेक की थी और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ ले आए थे कि अगेन उनका डिप्टी कमिश्नर जो डेरा इस्माइल खान है, तो उनसे नैब ने एक रिपोर्ट ये बनवाई थी कि हमें बताया जाए कि मौलाना साहब के पास क्या क्या जदादें हैं और कहाँ पे हैं। तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने पूरी तफसील जो है वो नैब को भेजी थी। और आमिर मतीन साहब के पता है बहुत वो ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, तो उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो निकाल के शो में शेयर की थी, जिसके बाद आपको याद होगा मौलाना साहब का बहुत बड़ा रिएक्शन आया था। उन्होंने थ्रेट किया था, उनके भाई ने भी उनके जो हैं उन्होंने भी थ्रेट किया था कोर कमांडर आपको याद होगा पेशावर को। उन्होंने कहा जनाब कि अगर हमें बुलाया गया तो हम आगे धरना दे देंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पिंडी की तरफ मार्च करेंगे। और इसके बाद मीडिया को भी थ्रेट किया था मौलाना साहब ने और कहा था कि याद रखें आप लोग जो है जो इसमें प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने एक आके थ्रेट दी और जो बाद में आमिर मतीन साहब के सोर्सेज कुछ कह रहे थे इसमें आप कह सकते थ्रेट में हुकूमत दबाव में आई है और बाकायदा नैब को कहा गया कि भाई सब सलोज हैं, अगर ये इन्होंने जाके वहाँ पे कोर कमांडर हाउस का अगर इन्होंने घेराव कर लिया, सिट इन इनका धरना शुरू होगा पेशावर में, तो कैसे इनसे जान छुड़ाई जाएगी। सो मौलाना साहब की उन धमकियों ने काम किया था और हुकूमत को पता चल गया था कि मौलाना साहब जो है नैब की इतनी जरूरत नहीं औकात नहीं है कि मौलाना साहब पे हाथ डाल सके, उनके फ्रंट मैन को बुलाए, गिरफ्तारियाँ करे और पर्चे करे या वट एवर जो भी प्रोसिक्यूशन करे, क्योंकि मौलाना साहब उस पर डटे हुए थे। उन्होंने कहा था मैं नहीं डरूंगा इन चीज़ों से। और ये इमरान खान साहब को भी अंदाजा हो चुका था कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, नैब भी कुछ नहीं कर सकती और इदारे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनका कुछ नहीं कर पा रही तो इमरान खान साहब क्या कर पाएंगे। तो लिहाजा ये सोचा गया और तो हम इनका कुछ कर नहीं सकते। प्रॉपर्टीज की जदादें जो है ना, ये जदाद जो है ये आवाम के सामने लाई जी और दिखाया जाए जी ये देखें जी आपके मजहबी रहनुमा है, PDM के सरबराह हैं, ये सारा काम जितना भी हो रहा है ये जदादें बचाने के लिए किया जा रहा है। सो वो मैसेज था जो आवाम को दिया गया कि देख लें ज़रा। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि आवाम आके इन चीज़ों से बेरव रवि का शिकार हो, बेरव रवि से मुराद है वो वाकई समझ लेगी कि मौलाना साहब जो हैं वो ठीक बंदे नहीं है और उन्होंने इतनी बड़ी जदादें बना ली। इस मुल्क में मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कहता हूँ, इस मुल्क का वोटर जो है ना एक साइड जो है वो करप्शन जो है उसके नज़दीक ये उसमें मसला नहीं है, बिल्कुल करते रहो। उसमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग वो हैं जो करप्शन को मसला नहीं समझते सियासत और सियासतदान ये करप्शन नहीं करेंगे तो जमहूरियत नहीं चलेगी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और आधी से ज़्यादा कौम उनका डिफेंड करती, आधी कौम मोरालिटी पे कहते नहीं जी सियासत और मोरालिटी का क्या ताल्लुक है। उनके स्कैंडल्स आ जाएँ, उनके मसले आ जाएँ, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे उनकी कहानियाँ बन जाएँ, स्टोरियाँ बन जाएँ, उनके नज़दीक ये भी कोई मसला नहीं। 1.5-2 करोड़ आप कह सकते वोटर जो है वो इस पे बिलीव करते। लिहाजा इमरान खान साहब को भी कोई फर्क नहीं पड़ता
اور اس پہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب اینڈ کمپنی جو ہے ان کو بھی نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں پہ جو الزامات لگتے ہیں ان کے یہ فالوورز لگاتے ہیں، ایک پہ مورالٹیز کا ایشوز بہت سارے کوشچن ریز ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ کرپشن پہ ہو جاتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کے ان سے اگین ان چیزوں کے آنے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا. ہاں حکومت کا یہ ضرور ہے کہہ سکتے کامیاب اسٹیپ ہے کہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ دیکھیں مولانا صاحب اسی حمام میں ہیں، وہ بھی وہیں پہ اسی کہتے ہیں نا بہتی گنگا وغیرہ ہے، اسی میں ہی ان کا اشنان ہو رہا ہے یا آ کے وہ نہار ہیں. سو ایک چیز تھی. لیکن یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ حکومت کے پاس یہ ڈیٹیلز ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ یہ یقیناً یہ نیب کے پاس تھیں. ٹھیک ہے، عامر متین صاحب نے تو اپنے سورسز سے نکلوا لی تھی، تو حکومت نے کون سے سورسز یوز کیے ہیں؟ آئی لیو اٹ ٹو یو. لاسٹلی میں کہوں گا جس پہ ہوں گا وہ شیخ رشید صاحب ہیں، کہ ان کو عمران خان صاحب نے، میرا یہ خیال ہے ان کو بڑا وائزلی استعمال کیا ہے انہوں نے اب تک، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے اپوزیشن میں وہ بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. جو لوگ آج کل شیخ رشید صاحب کی ویڈیوز لے کے وہ ان کو آ کے پھیلا رہے ہیں، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اللہ میاں جو ہے میں ان کو آ کے اپنا چپراسی نہیں رکھوں گا، کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، تو وہ ویڈیو آج کل پھیلائی جا رہی ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، اور بڑی سخت انہوں نے عمران خان صاحب نے تقریریں بھی کی تھی. لیکن عمران خان صاحب کو ایک بات کا احساس ہو گیا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ زیادہ ڈینجرس ہیں اپوزیشن میں. اگر یہ میری اپوزیشن میں رہے اور میرے اس میں سے آپ کہہ سکتے ریڈار سے آؤٹ رہے تو یہ تو ون مین آرمی ہے. انہوں نے اکیلے ہی، آپ کو پتہ نواز شریف صاحب کے 5 سال جو اپوزیشن کی ہے، ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے کی ہوگی، دیگر لوگوں نے کی ہوگی، لیکن شیخ رشید نے انہوں نے تو سنگل ہینڈڈلی انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو اگر یہاں تک پہنچانے میں بڑا رول ادا کیا ہے. ان کو جب پناما ہو، دیگر ایشو، ٹیلی ویژن شوز ہوں، تقریریں ہوں، تو شیخ رشید صاحب تو بہت بڑے لیتھل قسم کے اوپر اسپیکر ہیں. یہ بات عمران خان صاحب سمجھ گئے تھے جو نواز شریف صاحب یہ نہیں سمجھ سکے تھے، کہ جب یہاں شیخ رشید صاحب ان کو اپروچ کر رہے تھے کہ جناب مجھے واپس لے لیں پی ایم ایل نواز، مجھے سفارشیں بھی کروا لیتے، بہت سارے جرنلسٹ ان کے سفارشی تھے، بہت سارے پولیٹیشین ان کے سفارشی تھے. اس کے باوجود نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے کہ سب کو معاف کر دوں گا، 2 لوگوں کو معاف نہیں کروں گا. ایک ان کا کون تھا، چودھری کو معاف نہیں کروں گا گجرات کے، دوسرا پنڈی کے جو شیخ رشید ہیں ان کو معاف نہیں کروں گا. سب 2 لوگوں کو معافی نہیں تھی، اور وہی ہوا. وہی 2 لوگ جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ ملایا. ایک کو انہوں نے پنجاب میں اپنے ساتھ پاور شیئرنگ کی ان کے ساتھ، انہی کی مدد سے اقتدار میں ہے، اور دوسرے شیخ رشید صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. لوگ وہ کچھ بھی کہتے رہے، عمران خان صاحب کو سمجھ آ چکی تھی کہ جناب کہ میں نے وہ اپنا والا حشر نہیں کروانا جو نواز شریف صاحب نے کروایا تھا. لہٰذا وہ اپنی باتوں پہ بھی قائم نہیں رہے کہ نہیں جی کہ میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے کہا تھا ان کو چپراسی نہیں رکھوں گا. انہوں نے واقعی چپراسی نہیں رکھا، انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنایا ان کو. اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں اگین پولیٹیکلی ان کا بڑا وائز فیصلہ ہے. جیسے بینظیر بھٹو صاحب نے مصطفیٰ کھر کو اپنی کیبنٹ میں وزیر بنا لیا تھا، کیونکہ بہر جب اپوزیشن کرتا تھا وہ ساری سازشیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے کھر صاحب، اور جب اندر آ گئے تھے کیبنٹ میں تو وہ آ کے یس پرائم منسٹر کہتے تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب نے وہی داؤ کھیلا ہے کہ بھائی صاحب یہ شیخ رشید صاحب اپنے اندر جو کیبنٹ میں ان کو سامنے بٹھوائیں، انہی کے ذریعے ان کی پٹائی کروائیں، اور اس میں آ کے ان کو ان کے خلاف استعمال کریں. بہرحال یہ ایک پولیٹیکل کھیل ہے، ایک گیم ہے جو آپ کو پتہ ہے سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے رہتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی گڈی آج کل چڑھی ہوئی ہے. دیکھتے یہ ہے کہ وہ کیا سٹیپ لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسٹری جو ان کی ہے یہ پنڈی یا پارا سے چلائی جائے گی. آگے کا فیس تو شیخ رشید صاحب کا ہوگا، لیکن پیچھے پنڈی اور پارا کے لوگ بیٹھیں گے، وہ مانیٹر کریں گے، وہی چلائیں گے. آج جو فیصلہ کیا گیا کہ بغاوت کے پرچے درج ہوں گے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ شیخ رشید صاحب کا نہیں ہو سکتا، یہ کہیں اور سے ہی میرا خیال ہے موو یہاں سے چل رہی ہے. بہرحال ایک لاہور میں بہت بڑی ایک یہاں گیدرنگ ہونے والی ہے، جیسے میں نے کہا 3-4 چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیٹس سی کہ لاہور میں اپوزیشن جو ہے اتنا بڑا جلسہ کر سکے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آ کے تھوڑی سی شیٹر ہو جائے، اور اس کے بعد لانگ مارچ جو انہوں نے لے کے آنا، اسلام آباد استعفے دینے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے لاہور کے جلسے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت ساری قوتیں پاورز اکٹھی ہو چکی ہیں. سو اتوار کا دن جو ہے نا ویری کی اینڈ ویری امپورٹنٹ ڈے. لیٹس سی اینڈ ویٹ کہ اس میں سے جلسے میں سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے بعد ہی ہونا ہے، جلسے کے بعد ہی ہونا ہے.